अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ये बैकलॉग है तो ये एक अच्छा साइन है जो आपने ये शो किया है कि एटलीस्ट आप अपने फ्यूचर के लिए चिंतित हैं। आपने कम से कम ये पहचाना कि भाई मेरे 2 महीने गुजर चुके हैं यार, लग रहा है मैं देर हो चुकी है। हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों की तैयारी से पीछे हैं और अब हमें जेई का एग्जाम देना है, तो क्या अब भी हम जेई क्लियर कर सकते हैं? जो नई तैयारी में जुटने वाले हैं वो पहले से इस बात को ध्यान रख लें, ये वो तपस्या है जिसका फल सिर्फ तभी मिलेगा जब ये उल्टा खड़े हो के की जाएगी। बुरा तब लगता है जब रिजल्ट लेके खड़े हैं और ये कह रहे हैं हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे तो जब तुमने पढ़ा ही नहीं था तो तुम्हारा कुछ होना भी नहीं था। जेई के मेंस के पेपर हुए थे, अभी जेई का एडवांस का रिजल्ट भी आ चुका है। मुझे लगता है उसके बाद भी ऑलमोस्ट 2 महीने निकल चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद जुड़ चुके होंगे इस तैयारी में, लेकिन शायद उतनी शिद्दत से तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनका बैकलॉग शुरू हो चुका है, 2 महीने गुजर चुके हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अब तक यही सोच रहे थे कि उनको जेई की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, या किसी भी वजह से, चाहे वो किसी भी तरह की वजह हो, चाहे वो घर का कुछ काम हो या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जिस वजह से वो ये डिसाइड नहीं कर पाए। लेकिन मान लीजिए अब मेरे दिमाग में ये बात आ गई है कि मुझे जेई की तैयारी करनी। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो इनका बैकलॉग चल रहा है, जिन्होंने जेई की तैयारी शुरू तो कर दी थी लेकिन किसी वजह से, चाहे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, उनका बैकलॉग बन चुका है और अब वो भी बहुत परेशान है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जेई का एग्जाम आने वाले हैं और हमारी अभी तैयारी सही से शुरू ही नहीं हुई। तो मैं इन दोनों तरह के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट की थी लेकिन उनका बैकलॉग इकट्ठा हो चुका है, और एक तरह से देखा जाए तो जिन लोगों ने तैयारी ही स्टार्ट नहीं की है, बैकलॉग तो उनका भी इकट्ठा हो चुका है। तो एक तरह से हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही है कि हमारे पास 2-2.5 महीने का बैकलॉग बना हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों की तैयारी से पीछे हैं और अब हमें जेई का एग्जाम देना है, तो क्या अब भी हम जेई क्लियर कर सकते हैं? तो देखो, मेरा मानना यही है, हमेशा बच्चों से एक ही बात बोलता हूं, शुरुआत तो मैं कभी भी कर सकता हूं। आप समझ रहे हैं, हम उन लोगों में आते हैं जब कोशिश करें हम तब जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हर चीज का एक वक्त होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। एक टाइम खत्म होने के बाद आप चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना करें, लेकिन आप शायद उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। तो मैं अब उन सारे बच्चों को यह बोलना चाहता हूं, यह वो पीक टाइम है जिस टाइम पर अगर बच्चे को जेई की तैयारी करनी है या वो चाहता है कि उसको ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, उसको एक अच्छे एनआईटीज में एडमिशन लेना है या फिर अच्छे आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम अब उसको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। चाहे वो जिसने तैयारी शुरू की थी लेकिन उसका बैकलॉग है, चाहे वो जो अब बिल्कुल नए सिरे से तैयारी करना चाहता। तो सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल क्लियर कर ले कि हमारे पास अभी भी पूरा वक्त है। अगर आप सिर्फ जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट को भी कंसीडर करें तो भी मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी लगभग 6 महीने बचे हुए हैं, और 6 महीने का टाइम एक बच्चे के लिए जो अब सीरियस है, जो अब सोच रहा है कि उसको तैयारी करनी है, मुझे लगता है उसके लिए सफिशिएंट। दूसरी बात, बैकलॉग का जहां तक सवाल है, ये बैकलॉग है या नहीं, ये पता किसको चलता? सर बैकलॉग है या नहीं, ये तो बच्चे को ही पता चलता है। ये किस बच्चे को पता चलता है? हर बच्चे को तो नहीं पता चलता, क्योंकि अगर हर बच्चे को ये पता चल गया कि उसका बैकलॉग है तो वो उसके ऊपर काम करेगा और अपने बैकलॉग को कवर करने की कोशिश करेगा। सर जिसको भी ये पता चल रहा है कि उसका बैकलॉग है, इसका मतलब एटलीस्ट वो अपने बारे में ये तो सोच रहा है, यार जो करना चाह रहा था वो कर नहीं पा रहा हूं, मैं जेई में की तैयारी करना चाहता था, मैं बैकलॉग की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहा हूं। एटलीस्ट उसने ये प्रॉब्लम तो अपनी आइडेंटिफाई कर ली है कि उसके पास बैकलॉग। अच्छा, मैं बैकलॉग 2 तरह से कंसीडर कर रहा हूं। एक वो बच्चा जिसने शुरू किया था लेकिन वो बैकलॉग के चक्कर में फंसा हुआ है और वो तैयारी नहीं कर पा रहा है, और एक वो बच्चा जो अब शुरू करना चाहता है। दोनों ही तरह से देखा जाए तो दोनों बच्चे एक ही सिचुएशन पर हैं। एक बच्चा जिसने पढ़ाई शुरू की थी लेकिन उसने पढ़ा नहीं, और एक वो बच्चा जो अब पढ़ाई शुरू करना चाहता है। ये दोनों लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ये बैकलॉग है तो ये एक अच्छा एक साइन है जो आपने ये शो किया है कि एटलीस्ट आप अपने फ्यूचर के लिए चिंतित हैं। आपने कम से कम ये पहचाना कि भाई मेरे 2 महीने गुजर चुके हैं यार, लग रहा है मैं देर हो चुकी है, और अगर मुझे देर हो चुकी है तो क्या मैं आगे कर पाऊंगा? उसके लिए मैं सब लोगों से यही बोलूंगा कि अभी देर नहीं हुई। अब मैं आपको रीजन बताता हूं। रीजन ये है, ये बैकलॉग का जो मुसीबत होती है ये उन बच्चों के साथ ज्यादातर उनको परेशान करती है जो इस बैकलॉग को बहुत बड़ा हवा समझते हैं। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। देखिए, आप अगर रेगुलर बेसिस पे क्लासेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आएंगी जहां पर आप फंसेंगे, जहां पर आप उलझेंगे, जहां पर आपका वक्त फंसेगा, जिसकी वजह से या फिर घर की किसी समस्या की वजह से या कोई भी ऐसी चीज जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उस अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस की वजह से हो सकता है कि बैकलॉग बने। एंड दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल। लेकिन
उस बैकलॉग की वजह से जो सबसे बड़ा दर्द है वो ये है कि मैं उस बैकलॉग के चक्कर में आगे अपने बैकलॉग को और बढ़ाता चला जाता हूं। उसका रीजन ये, आप समझिए इस बात को, किसी एक चैप्टर या दो चैप्टर या 3 या 4 चैप्टर्स के बैकलॉग की वजह से आप अपना छठा चैप्टर खराब नहीं कर सकते। आप ये सोचते हैं कि 6 चैप्टर के अंदर पुरानी सारी बातें तो होंगी जिसकी वजह से मैं इस 6 चैप्टर को पढ़ के भी क्या ही सीख पाऊंगा, मुझे लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता, 2 महीने बर्बाद हो गए। और वो बच्चे जिन्होंने अभी तैयारी ही नहीं शुरू की, उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये 2 महीने तक तो न जाने कितने बच्चे कितना आगे निकल चुके होंगे। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, आप अननेसेसरी बैकलॉग का हवा ना बनाएं। सबसे पहली बात ये बिल्कुल सोचना बंद कर दें कि इन 2 महीनों में क्या हो चुका है या क्या नहीं हो चुका है। जिन लोगों ने फ्रेशली तैयारी स्टार्ट करनी है वो ये भूल जाएं कि 2 महीने पहले से कुछ लोग तैयारी कर रहे थे, 3 महीने पहले से कुछ लोग तैयारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। आप नहीं कर रहे थे, आपको अब से करना है। अज्यूम करते हैं कि वो सारे लोग तैयारी कर रहे थे, तो ऐसे में अब आपका धर्म क्या बनता है? मेरा धर्म यही बनता है कि जो भी मुझसे ज्यादा तैयारी कर चुका है, मैं उस सबको अपनी आगे आने वाले बचे हुए टाइम में इतनी मेहनत करके उन सब लोगों को पिछाड़ दूंगा। यानी सिर्फ एक रास्ता जो सबसे अच्छा समझ में आता है उन लोगों के लिए जो अब पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो यही है कि इतनी जान लगा दो, इतनी मेहनत कर दो कि जिन लोगों ने तुमसे पहले भी तैयारी स्टार्ट की थी वो भी तुमसे हार जाएं। और यह काम करना मुश्किल नहीं होगा, आपको एक प्रॉपर तरीके से यह काम करना पड़ेगा, एक समझदारी से आपको यह काम करना पड़ेगा। जो बच्चे अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं वो यह काम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपके पास सबसे अच्छा तरीका यह होना चाहिए कि जो भी चैप्टर क्लास में शुरू होने वाला हो या जो चैप्टर क्लास में चल रहा हो, आप सबसे पहले उसके शॉर्ट माइंड मैप से या माइंड मैप सीरीज से या इवन किसी बुक्स के जो फाइनल लास्ट के पेजेस में उस चैप्टर की समरी दी जाती है, एटलीस्ट आप सबसे पहले उस चैप्टर को एक बार देख ले, ताकि जब टीचर वो चीजें क्लास में पढ़ाए तो आपको जल्दी समझ में आए। कोशिश करिए कि जो भी चीजें कराई जाए उनके ऊपर मेनली फोकस करें। अब पीवाईक्यूज को करने में या डीपीपीस को करने में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सवाल या बहुत अलग से सवाल लगाने की कोशिश अभी ना करें, क्योंकि आपके पास जितना टाइम है उस टाइम में अगर आप ये चीजें फोकस करेंगे कि मैं इस चैप्टर को पहले से पढ़ लूंगा, मेन पॉइंट सीख लूंगा, ताकि जब टीचर सिखाए तो मुझे ज्यादा टाइम उसको समझने में ना लगे। प्लस मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम सवालों की प्रैक्टिस में दूंगा जिसमें पीवाईक्यूज मेजर रोल प्ले करेंगे, और साथ ही साथ मैं डीपीपीस को भी पैरेलली सॉल्व करता रहूंगा। जो भी आपको सवालात कहीं से भी मिलते हैं, आप वो सवाल अपना सॉल्व करें। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सवाल लगाने या बहुत ज्यादा उल्टे सीधे सवाल लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। एक समझदार बच्चा अपनी इस बचे हुए 6 महीने की तैयारी में अगर बहुत फोकस तरीके से तैयारी करता है तो वो बहुत आसानी से यह काम कर सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपको ऐसा लग सकता है यार ये चैप्टर तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, ये चैप्टर तो शायद मैं अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा, तो उस चैप्टर को आप वहां पर छोड़ भी सकते हैं, या एटलीस्ट उसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखकर उसके ऊपर कुछ सवाल, बेसिक सवालों को लगाकर उस चैप्टर को या उसके सिर्फ फॉर्मूलों को याद करके उनके ऊपर कुछ सवालों को लगाकर उस चैप्टर को अवॉइड भी कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है जेई के मेंस के एग्जाम में वो चैप्टर हमसे ना पूछा जाए, या अगर वो आता भी है तो वो इतना सिंपल आए कि आप सिर्फ फॉर्मूला जिन्होंने याद किया था वो उससे भी काम चल जाए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूंगा, सब बच्चे इस बात को जानते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम एक मुश्किल चैप्टर कंसीडर किया जाता है जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंवॉल्व होते हैं, लेकिन फिर भी अगर क्लास की बात करें तो टीचर तो डिटेल में कराते ही हैं, बट टीचर साथ में ये भी बताएंगे कि आप सिर्फ ये कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए। अगर आपका कोई किस्मत आपकी अच्छी रही तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल मिलेगा। अब जो बच्चा आयनिक इक्विलिब्रियम को बहुत डिटेल में सीख के गया है, और एक वो बच्चा जिसने कम टाइम पर आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में सिर्फ इतनी बात याद की थी कि जब कभी भी हाइड्रोलिसिस का सवाल आए या जब कभी बफर का सवाल आए तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालने की कोशिश करनी है। लग गया तो लग गया, नहीं तो राम भरोसे। अब ऐसे में उम्मीद है कि हो सकता है जेईई के मेंस पेपर जो अब तक का ट्रेंड रहा है वो हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल दे, आप उस सवाल को करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो बच्चा जिसने डिटेल में सीखा है वो नहीं कर पाएगा, करेगा वो भी, लेकिन दोनों लोगों को बराबर नंबर मिलेंगे। उसने सीखने में ज्यादा वक्त लगाया क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त था, तुमने सीखने में कम टाइम लगाया क्योंकि तुम्हारे पास कम टाइम था, लेकिन दोनों लोगों ने स्कोर किया। मैं ये बताना चाह रहा हूं, कुछ जगहों पर इस तरह की चालाकी करके भी काम चलाया जाएगा, और साथ ही साथ आप चाहें तो अपने आप को बहुत फोकस वे में रहकर आगे बचे हुए वक्त की जोरदार तैयारी कर सकते हैं। समझदारी से टीचर्स पर भरोसा
कर कर और टीचर्स की बातें सुनकर आप ये काम कर सकते हैं। जहां तक बैकलॉग का सवाल है, आप इसको कंसीडर करिए सर 2 महीने का बैकलॉग है, अब मैं क्या करूं, तो ये तुम्हारी गलती है। ये बैकलॉग बिल्कुल नहीं है, आप इसको बिल्कुल हवा ना समझे। ये बैकलॉग एक जनरल फिनोमेना है जो हर बच्चे के साथ देखने को मिलता है। आपने आइडेंटिफाई किया, ये एक बहुत बड़ी बात। बैकलॉग को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने करंट चैप्टर्स को, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्होंने तैयारी शुरू की थी लेकिन बैकलॉग की वजह से अब वो पजल्ड है कि अब क्या करें। अगर आपको लगता है करंट चैप्टर, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं केमिस्ट्री को लेकर बात कर रहा हूं, थर्मोडायनेमिक्स चलती, अगर थर्मोडायनेमिक्स चल रही है और बच्चा ये सोचे यार मैंने तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा ही नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आता सर क्वांटम नंबर क्या है सर, मैं समझ नहीं पाता 1s2 2s2 चल क्या रहा है सर, ये अजीब अजीब सी बकवास चलती है सर। अरे तो तुम्हें जरूरत नहीं है ना यार, आप ये सोच के थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आता, आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना नहीं जानते, आप इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, आप बेवकूफ हैं। आपको जब पता ही नहीं है तो आप अपनी अकल क्यों लगा रहे हैं। यानी मैं आपको बताऊं, और ऐसा मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि किसी भी चैप्टर में पुराने चैप्टर का हाथ ज्यादा से ज्यादा 10 से 15%, 20% होता, ज्यादा से ज्यादा। तो अगर पुराने चैप्टर का योगदान, कोई बहुत ही इंटरलिंक चैप्टर है तो अलग बात है, बट जनरल बात कर रहा हूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15-20%, मैक्सिमम से मैक्सिमम। सर ऐसे में उस 10-15% के चक्कर में मैं नया चैप्टर इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि पुराना नहीं आता। अजीब बेवकूफी है। आपको जो नया चैप्टर कराया जा रहा है, आप उस नए चैप्टर पर भी फोकस करें। हां, उस नए चैप्टर में जैसे ही आपको लगे कि यार इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स में सर ने ये कुछ गैस का मास दे रखा था, यहां पर मोल्स निकाले, यार मोल्स निकाले हैं, कैसे निकाले, तो आप फौरन जाके उस मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में सबसे पहले सिर्फ मोल्स कैलकुलेशंस को अच्छी तरह से पढ़ ले और उसके ऊपर 10-20 सवाल लगा के अपने आप को मजबूत कर ले और साथ ही साथ पैरेलली थर्मोडायनेमिक्स को चलने दे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि एटलीस्ट नए नए चैप्टर्स पर मैंने अपनी पकड़ कुछ कुछ मजबूत कर रखी है। अब वक्त निकालकर देखिए, गलती आपने की है, पाप आपने किया है, तो झेलना भी आपको पड़ेगा। आपको अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपनी स्टडी आवर्स में वो टाइम जोड़ना पड़ेगा जो बैकलॉग को कवर करने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर आज भी आप उसी सिचुएशन या उसी टाइम टेबल को ढर्रे को फॉलो कर रहे हैं तो जहां तब बैकलॉग हुए थे अब आगे भी बैकलॉग होंगे। आज तो उसको सुधारने का वक्त मिल गया लेकिन आगे उसको सुधारने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो वो सारे बच्चे जो जेईई की तैयारी अब करना चाहते हैं या जेईई की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, मैं उन सारे बच्चों से यही एक बात बोलूंगा कि वक्त अभी भी है। इनफैक्ट शुरू करने का ये सही टाइम है। क्योंकि देखो, मेरा अपना खुद का मानना ये है, अब थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, कुछ बोर सा हो जाते हैं, लेकिन एकदम से लगता है नहीं यार कुछ करना है तो एक प्रॉपर फुल एनर्जी के साथ कम समय के लिए आप ज्यादा तेज भाग सकते हैं। तो मेरा अपना मानना है, देखो इसका ये मतलब नहीं है जो 2 सालों से तैयारी कर रहे हैं उनको तुम हरा दोगे। ऑब्वियसली अगर 2 सालों से जो तैयारी कर रहा है और वो भी जोरदार तैयारी कर रहा है उसको हराना आसान नहीं होगा। मैं तो उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनको न जाने कैसे अभी अचानक ऐसा लगा कि वो जेईई की तैयारी कर सकते हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने सोचा था लेकिन उन्होंने बैकलॉग इकट्ठा कर लिया है। उन सारे बच्चों से बोलूंगा वक्त अभी भी है और शायद यही वो सबसे अच्छा टाइम है अगर तुमने सोच लिया। क्योंकि अगर सोच लिया, इतने बचे हुए टाइम में भी अगर तुमने सोच लिया तो करना तो तुम चाहते हो, और अगर तुम करना चाहते हो तो अपने टीचर्स की सलाह लो, अपने टीचर्स का कहना मानो, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो और फोकस करो खास सारी बातों को, उन खास चीजों को जिन पर जेईई ने सबसे ज्यादा सवाल बनाए हैं, और ये चीज टीचर्स आपको क्लास में बताते रहें। तो मेरा सजेशन यही है कि ये वो सबसे अच्छा टाइम है जिस टाइम पर बच्चे को जेईई की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, लेकिन और डिले करना समझदारी नहीं। और जिन लोगों ने बैकलॉग्स इकट्ठे किए हैं उनका मैंने एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन बनाया है। जो करंट चैप्टर चल रहे हैं उनको चलने दीजिए। उन करंट चैप्टर्स में पुरानी चीजों का योगदान मुश्किल से 10-20% है, और अगर वो 10-15% के चक्कर में आप नया चैप्टर नहीं पढ़ रहे तो आप बेवकूफ हैं। इसलिए पता करिए कि उस नए चैप्टर में वो कौन सी चीजें हैं जो पुरानी बातों से लिंक है, उन्हीं को सिर्फ पहले कवर करिए, और ताकि नया चैप्टर पैरेलली चलता रहे, और फिर अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करिए ताकि आप आसानी से यह काम कर सकें। जो नई तैयारी में जुटने वाले हैं वो पहले से इस बात को ध्यान रख लें, ये वो तपस्या है जिसका फल सिर्फ तभी मिलेगा जब ये उल्टा खड़े होके की जाएगी। यानी आपको पागलों की तरह मेहनत करनी है। अगर आप अभी भी ढीलापन दिखाएंगे तो आप उन लोगों को कैसे हराएंगे जो आपसे पहले से अच्छी तरह से तैयारी में लगे। अगर आप उन लोगों को भी हराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी कि जितनी आप सोच भी नहीं सकते। तो जिस बच्चे ने यह सोच लिया है कि उसको एक जबरदस्त तैयारी करनी है और उसको जेईई क्लियर करना ही है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सब कुछ भूलकर उसको सिर्फ पढ़ाई में ही जुट जाना चाहिए। क्योंकि मेरा अपना खुद का मानना यह है कि हारना का सीन तो तब आता है जब हम कोशिश करते हैं और उसके बाद हार जाते हैं। तो चलिए सर, ठीक है सर, कोशिश की थी और क्या है, तो आदमी को बुरा नहीं लगता क्योंकि उसने अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स किए। और अच्छी बात क्या है, किसी को बुरा नहीं लगता। उसके आसपास के जितने भी लोग हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके भाई बहन हैं, उसके दोस्त हैं, उनमें से किसी को बुरा नहीं लगता क्योंकि वो जानते हैं इसने मेहनत की।
उसको खुद भी बुरा नहीं लगता क्योंकि उसने मेहनत की। बुरा तब लगता है जब रिजल्ट लेके खड़े हैं और ये कह रहे हैं हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे तो जब तुम में पढ़ा ही नहीं था तो तुम्हारा कुछ होना भी नहीं था। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, कोई लक्ष्य बड़ा तो नहीं होता, हां ये जरूर है कि हारते वही लोग हैं जो लड़ते नहीं हैं। यानी कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। यानी आप अगर लड़ेंगे उसके बाद बात डिसाइड की जाएगी। सर यहां लड़ाई ही है, सर मेन है, बचे हुए वक्त में हमें जोरदार लड़ाई लड़नी है और जो मेहनत करेगा उसको ये रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं अपनी बात को इसी बात से खत्म करता हूं कि अब बहुत अच्छा खूबसूरत वक्त शुरू हो चुका है। जिन बच्चों को भी जेई की तैयारी करनी है वो जुट सकते हैं, एक प्रॉपर शेड्यूलिंग के साथ, एक प्रॉपर तरीके के साथ जोड़ा जा सकता है उन लोगों को। लेकिन जिन लोगों का बैकलॉग है उनसे भी यही बोलूंगा, बैकलॉग बड़ी बात नहीं है, आप बहुत जल्दी उसको कर सकते हैं। नए चैप्टर्स पर फोकस करें, उनमें आई हुई चीजों को कवर करते रहें। आप देखेंगे पढ़ाई के स्टडी आवर्स बढ़ाएंगे, जैसे ही आप अपने स्टडी आवर्स बढ़ाएंगे ये सारी चीजें कवर होने लगे। ठीक है, तो चलिए मैं इस बात को ही लेकर अपनी बात खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं वो सारे बच्चे जिनको ऐसा लगता है कि उनको जेई की तैयारी करनी चाहिए वो मेरी बात सुनकर फौरन के फौरन इस तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि लड़ना तो जरूरी है। थैंक यू सो मच।